अब अगला चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो कि डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं और स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज जो कि डिटेक्ट करे हमारे ऑर्गन्स बॉडी में या हमारे नर्व इम्पल्सेस, उनको बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक पेरिफेरल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, पेरिफेरल कोऑर्डिनेशन हमारे पास केमिकल सिग्नल्स होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास कोऑर्डिनेटर होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ब्लड कोऑर्डिनेटर होता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्लो रिस्पॉन्स होता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्लोस्ट रिस्पॉन्स जो है, जो काम के फ़ौरन बाद हमारे पास रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है। अब आगे हम लोग कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलाई आ जाता है या स्टिमुलस जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, कोई भी चेंज हमारी इन्वायरमेंट में वो हमारे पास स्टिमुलस कहलाता है। जैसे हमारे पास वो भी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव्स हैं, या प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स हैं, या इन्फेक्शंस वगैरह हैं, वो स्टिमुलस के तौर पे काम करती हैं। फिर आगे रिसेप्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू या सेल वगैरह होते हैं, जो कि डिटेक्शन करते हैं स्टिमुलाई की। इसमें हमारे पास साउंड वेव्स आ जाती हैं जो कि ईयर्स डिटेक्ट करते हैं, लाइट आई से डिटेक्ट होती है, केमिकल आ जाते हैं एयर में जो कि नोज से डिटेक्ट होते हैं। इन्हीं को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। आगे कोऑर्डिनेट, जितने भी सेंस ऑर्गन रिसेप्टर कहलाते हैं। आगे कोऑर्डिनेटर आ जाते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से और सेंड मैसेज और आगे भेज देते हैं रिस्पॉन्स के लिए। फिर आगे इफेक्टर्स आ जाते हैं। इफेक्टर्स हमारे पास होते हैं कि जो रिसीव करते हैं मैसेज कोऑर्डिनेटर से और परफॉर्म करते हैं रिस्पॉन्स। इफेक्टर में हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर हमारे पास बॉडी पार्ट से मसल आ जाते हैं। रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स होता है हमारे पास एक्शन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टिमुलाई हमारे पास है कोई भी चेंज, रिसेप्टर हमारे पास है सारे सेंस ऑर्गन, कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर हमारे पास ग्लैंड, बॉडी पार्ट से मसल, और रिस्पॉन्स हमारे पास एक्शन होता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। इसके आगे दो टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स वाली होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो होती हैं। ये दोनों जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बने होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आगे देख लेते हैं। ये न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन हमारे पास नर्वस सिस्टम का यूनिट है जो कि कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक। अब न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं। सबसे पहले सेल बॉडी आ जाती है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। फिर डेंड्राइट्स आ जाते हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके पास हो वो उसको उस सेल तक लेके आते हैं, उस न्यूरॉन तक लेके आते हैं। आगे हमारे पास एक्सॉन आ जाता है। एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्सेस जो है सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, यानी किसी और न्यूरॉन को आगे ट्रांसफ़र करता जाता है। एक्सॉन का ये काम है। फिर श्वान सेल्स आ जाते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं। फिर आगे माइलिन शीथ आ जाती है, ये एक फैटी लेयर होती है एक्सॉन के ऊपर। और नोड ऑफ रेनवियर आ जाते हैं कि ऐसे पॉइंट एक्सॉन के ऊपर जिसके ऊपर हमारे पास फैटी लेयर नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं होती, उनको हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। फिर क्या होता है, कुछ नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जंप करती हैं माइलिनेटरी एरिया से, जिनको हम सॉल्टेटरी इम्पल्सेस बोलते हैं। मतलब कि क्या कि जहाँ पे हमारे पास माइलिन शीथ है वहाँ से जंप करती हैं एक माइलिन शीथ पे, फिर अगली पे, उसको हम लोग सॉल्टेटरी इम्पल्सेस बोलते हैं, यानी ऐसी इम्पल्सेस जो कि जंप करती हैं। आगे भी टाइप ऑफ न्यूरॉन आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेता है और सीएनएस को भेजता है। इसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। इंटर न्यूरॉन जो है ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन और फिर इंटरप्रेट करके उस इंफॉर्मेशन को आगे स्टिमुलेट करता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों होते हैं।
फिर आगे मोटर न्यूरॉन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है इंटर न्यूरॉन से लेके इफेक्टर्स को दी जाती है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सोन होता है। आगे हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन जो है इसमें हमारे पास ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर हमारे पास सारा सेरिब्रम होता है, वाइट मैटर हमारे पास इनर पार्ट होता है। ये हमारे पास स्कल के अंदर होता है। इसके ऊपर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और न्यूट्रिशन देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं ब्रेन को और ब्रेन के टिश्यूज़ को। अब इसके अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है, जो फ्रिक्शन से रिड्यूस करता है। यानी ये जो मेनिंजेस हैं ये हमारे ब्रेन से लेके आगे स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग तक जा रहे होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। अब हम ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी आगे से पार्ट्स हैं। ये पहले देख लेते हैं फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। इससे आगे जो 3 पार्ट्स हैं वो हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है और सेंसरी इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। इसको पेन के बारे में, जो ये पेन का पता लगता है, और ये कॉन्शियसनेस के बारे में ज़्यादा होता है कि इंसान जाग रहा है या नहीं जाग रहा है। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये बादाम के साइज़ का होता है, आलमंड साइज़ होता है। ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करवाता है। उसके अलावा फीलिंग्स को, हैप्पीनेस को, पेन को फील करता है। ठीक है, ये इमोशंस को है कंट्रोल करता है। फिर आगे हमारे पास सेरिब्रम आ जाता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन जो है इसके अंदर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है इसका। ये कंट्रोल करता है हमारे पास स्केलेटल मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस या इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके 2 हमारे पास हेमिस्फीयर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटीरियर पार्ट्स होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, उनको olfactory bulbs बोलते हैं, जो कि इम्पल्सेस रिसीव करते हैं। इनको सेंसेशन ऑफ स्मेल बोलते हैं कि स्मेल की सेंसेशन से जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं। फिर हिप्पोकैम्पस हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेरिब्रम के बहुत अंदर होता है। अब इसमें क्या होता है, ये फॉर्मेशन करती है न्यू मेमोरीज़ की। लेकिन अगर क्या हो, अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि जो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो उसको याद नहीं रहती, लेकिन जो पहली चीज़ें याद हैं वो याद ही रहती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस या पोस्चर वगैरह को ये कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के आगे से 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला क्या करता है, ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे पास हार्ट बीट हो जाती है, हमारे पास ब्रीथिंग हो जाती है, या रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि वॉमिटिंग हो गई, कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई। ऐसी चीज़ें ये मेडुला कंट्रोल करता है। फिर आगे सेरिबेलम आ जाता है। सेरिबेलम जो है ये मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो पोन्स हैं वो मेडुला को असिस्ट करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं। और मेडुला जो भी इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस कर रहा होता है उनको असिस्ट करते हैं। आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, हमारे पास बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं जिनको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होकर लोअर बैक तक जाती हैं। इनके ऊपर भी मैंने बताया था, जैसे मेनिंजेस होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर हमारे पास आउटर पार्ट होता है, जबकि ग्रे मैटर हमारे पास इनर पार्ट होता है जो बटरफ्लाई शेप का होता है। और इसका फंक्शन ये है कि बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से लिंक करवाता है और एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है, और सम रिफ्लेक्सेस जो हैं, यानी कुछ रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है ये। फिर उसके अलावा इसमें डोर्सल रूट होती है जो कि सेंसरी एक्सॉन्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। इसमें गैंग्लियन होता है जहाँ पे सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, और वेंट्रल रूट जो है वहाँ पे मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं जो कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है मोटर पाथवे। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस सीएनएस से इफेक्टर तक। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, मोटर पाथवे की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक सोमैटिक मोटर पाथवे और एक ऑटोनॉमिक पाथवे। सोमैटिक में
हमारे पास वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं हमारे पास वो होते हैं, और ऑटोनॉमिक में हमारे पास अनकॉन्शियस एक्शन होते हैं। ऑटोनॉमिक के आगे से दो टाइप्स हो रहे हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोटर पाथवे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक जो है ये इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्क करता है। जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी इमरजेंसी आ गया है, कोई भी स्ट्रेस यानी एकदम से हाइपर होने वाली सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेके आता है, नॉर्मल रेट पे। आगे हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इन्वॉलंटरी या अनकॉन्शियस एक्शन जो होते हैं, जो सीएनएस कंट्रोल करता है, बहुत क्विक होते हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जो नर्व्स या जिन भी न्यूरॉन्स के ज़रिए ये पाथवे जो है फॉलो किया जाता है, यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें स्टिमुलस हमारे पास हॉटनेस होगी, रिसेप्टर हैंड होगा, कोऑर्डिनेटर स्पाइनल होगी, रिसेप्टर हैंड होगा, कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड, अफेक्टेड ग्लैंड्स, और रिस्पॉन्स जो है कि हम अपने हाथ को दूर कर लेंगे, ये होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्स सेंड करता है मसल या ग्लैंड को, तो ये दो तरह के एक्शन परफॉर्म करता है, एक वॉलंटरी एक्शन और एक इनवॉलंटरी एक्शन। जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी करता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इससे जो पाथवे फॉलो होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अच्छा, अब आई का टॉपिक हमारे पास आता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन स्कल के होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं या आई सॉकेट भी बोलते हैं। फिर आईलिड्स हमारे पास आ जाती हैं, जो कि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करती हैं और आंखों को साफ़ रखती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है आई लैशेज़ होती हैं, जो कि बैक्टीरियल वो जो कि प्रिवेंट करती हैं कि हमारे पास फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी आईज़ में एंटर ना हो। उसके अलावा हमारे पास टीयर्स आ जाते हैं आई पे, जो कि सब्सटेंसेस से फ़ाइट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारे पास जो आई है वो 3 मेन लेयर्स में डिवाइड है। सबसे आउटर लेयर हमारे पास स्क्लेरा कहलाती है, जो कि आई को वाइट कलर देती है। उसके अलावा इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आई को और आई की शेप को मेंटेन करते हैं। आई के जो स्क्लेरा है उसके सामने हमारे पास वाइट ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। कॉर्निया एडमिट करता है लाइट को और बेंड करता है लाइट रेज को, ताकि फोकस पे ला सके, ताकि हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ सके। फिर उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर आती है, जिसको हम कोरोइड बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं और ये आई को एक डार्क कलर देता है। और उसके अलावा हमारे पास कॉर्निया के पीछे कोरोइड बेंड हो रहा होता है, मस्कुलर रिंग बनाता है, जिसको हम आइरिस बोलते हैं, और उसके दरमियान में एक होल बनता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, आइरिस के सेंटर में। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास डिम लाइट होगी तो प्यूपिल डायलेट कर देगा और रेडियल मसल जो हैं आइरिस के वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे। यानी हमारे पास आई में 2 मसल होते हैं, एक रेडियल और एक हमारे पास सर्कुलर मसल होते हैं। अगर हमारे पास लाइट डिम होगी तो हमारे जो रेडियल मसल हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, सर्कुलर मसल रिलैक्स कर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो रेडियल मसल रिलैक्स करेंगे और सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट कर जाएंगे। आइरिस के पीछे हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि फोकस करता है लाइट को रेटिना पे। लेंस जो है वो सिलेरी मसल से अटैच होता है और जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए जो है वो आई के अंदर फिट होते हैं। और क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए सिलेरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स हो जाता है और सिलेरी मसल कंट्रैक्ट होते हैं और लेंस जो है वो कन्वेक्स और राउंड हो जाता है, इसलिए हमें एक क्लियर इमेज फॉर्म होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इनर लेयर आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसरी होती है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। इसमें हमारे पास फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनका नाम रोड्स और कोन्स है। रोड्स जो हैं वो डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा रेटिना जो है उसके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया और एक ऑप्टिक डिस्क। फोविया एक ऐसा पॉइंट है, ये जो है इसमें हमारे पास ये लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और इसमें हमारे पास सिर्फ कौन सेल मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे पास कलर विजन या शार्पनेस जो है इमेज वो एक शार्प फॉर्म कर देते हैं। फिर ऑप्टिक डिस्क हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे पास सारी ऑप्टिक नर्व्स हमारी आई में एंटर हो रही होती हैं रेटिना से, और यहाँ पे कोई भी रोड्स और कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं।
फिर आइरिस जो है वो दो चैम्बर्स में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर। जो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर में हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर में हमारे पास एक फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्लियर होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर हमारे पास जेली लाइक होता है, जो कि आई की शेप को मेंटेन करता है और डायलिएट करता है लेंस को। ठीक है, अब लाइट जो है वो, अब क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हमें इमेज कैसे नज़र आती है कि जो आई है जब लाइट एंटर होती है और रिफ्रैक्ट करती है, जब वो पास होती है कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमर से, लेंस से और विट्रस ह्यूमर से, तो लेंस जो है वो फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है, और फिर रोड और कौन सा जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि ब्रेन तक जाती है, और वो सेंसेशन ऑफ विजन हमारे पास ब्रेन जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन हमारे पास दिखाता है और हमें फिर ऑब्जेक्ट नज़र आता है। अब रोड और कौन सा को देख लेते हैं क्या होते हैं। रोड सेल्स जो हैं इनमें हमारे पास पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। जब लाइट पड़ती है रोडोप्सिन पे तो जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है, और जब लाइट नहीं होती तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और रोडोप्सिन में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो रोडोप्सिन है वो हमारी बॉडी में कैसे बनता है कि विटामिन ए जो भी हम डाइट में लेते हैं उससे बनता है, और अगर हमारे पास विटामिन ए की डिफिशेंसी हो तो रात में हमें सही दिखाई नहीं देता, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम भी देते हैं प्रॉब्लम को। फिर कौन सा जो है इनमें हमारे पास पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। ये जो है हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं कौन्स की, जिसके पास स्पेसिफिक आयोडोप्सिन होता है। हर जो है हमारे पास कौन वो 3 प्राइमरी कलर्स जो हैं उनको रिकग्नाइज करता है। एक कौन एक कलर को रिकग्नाइज करेगा, ब्लू ग्रीन और रेड प्राइमरी कलर्स हैं, और कोई भी कौन अगर ना वर्क कर रहा हो सही तो हमारे कलर विजन जो है उसमें ख़राबी आ जाती है, और ऐसे पर्सन को हमारे पास कलर्स में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ आई आ जाते हैं। एक हमारे पास है मियोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। मियोपिया हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस होती है, हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस होती है। और जब हमारे पास आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाए, लंबा हो जाए, तो वो मियोपिया के रिजल्ट देता है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस का। और जब हमारे पास आई बॉल शॉर्टन हो जाए तो वो हाइपरमेट्रोपिया जो है उसकी वो होता है उससे। और अगर हम देखें तो जो मियोपिया है इसमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते, और जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनती है। और जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है इसमें भी इंसान को सही नहीं दिखता, वो जो है पास की चीज़ें सही नहीं दिखती और मियोपिया में दूर की चीज़ें सही नहीं दिखती। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। अब इनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे लोगों को ऐनक लगी होती है तो जो जिनकी नज़र करीब कमज़ोर होती है उनको हम लोग कन्वेक्स लेंस देते हैं, जबकि जिनकी दूर की ख़राब होती है उनको हम लोग कनकेव लेंस देते हैं। यानी कि मियोपिया के ट्रीटमेंट हमारे पास कनकेव लेंस है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया का कन्वेक्स लेंस है। आगे हमारे पास ईयर का टॉपिक आता है। ईयर में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, और सबसे पहले तो जो ईयर है वो हेल्प करता है हमारी हेयरिंग में, जो कि विजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को सुनता ना हो तो वो सही देख भी नहीं सकता। उसके अलावा ये बैलेंस करता है बॉडी को, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम होता है। मिडल ईयर में हमारे पास मैलियस, इनकस टेप्स, ओवल विंडो और स्टैशियन ट्यूब होती है। इनर ईयर में हमारे पास वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर को देख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास पिना होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और ये आउटर पार्ट होता है और स्किन से कवर्ड होता है। फिर ऑडिटरी कैनाल आ जाती है, ये साउंड वेव्स को हमारे ईयर ड्रम तक लेके जाती है। उसके अलावा ये वैक्स प्रोड्यूस करती है ताकि कोई भी जर्म्स या डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट जो है वो हमारे ईयर में ना जाए, उसको प्रोटेक्ट कर सके। फिर ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है, वो वाइब्रेट होता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। फिर आगे मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में हमारे पास ओवल विंडो होती है जो कि क्या करती है, जो सेपरेट करती है मिडल ईयर को
इनर ईयर से, और फिर ओस्टेशियन ट्यूब आती है जो कि हेल्प करती है मेंटेन करने कनेक्शन नेसल कैविटी के साथ, यानी कि नाक के साथ हमारे पास कनेक्शन बनाने में हमारे पास ओस्टेशियन ट्यूब मदद करती है। उसके अलावा यहाँ पे मैलियस इनकस और स्टेप्स होती हैं जो कि ईयर ड्रम के साथ वाइब्रेट करती हैं और साउंड वेव आगे ट्रैवल होती हैं। फिर हमारे पास इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर में हमारे पास वेस्टिब्यूल सबसे पहले होता है। वेस्टिब्यूल बैलेंस करता है बॉडी को, और उसके अलावा कोई भी चेंज जो हमारी बॉडी के पोस्चर में आए उसको डिटेक्ट कर लेता है। फिर सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं कोई भी मूवमेंट हमारे हेड में अगर हुई तो, और कोक्लिया भी आता है जो कि कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। आगे हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है कि जिसमें हमारे पास केमिकल सिग्नल्स इस्तेमाल हों कम्युनिकेट करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास ग्रोथ के बारे में आता है, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, ग्लूकोज की ब्लड में, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, केमिकल्स के ज़रिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं। अब हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होता है। हाइपोथैलेमस मैंने पढ़ाया था कि एलमंड शेप का हमारे पास होता है जो कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करवाता है और फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब होते हैं। एंटीरियर लोब में हमारे पास जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं वो सोमैटोट्रोफिन और टीएसएच है। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सोमैटोट्रोफिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो गिगेंटिज्म होता है, डिक्रीज़ हो जाए तो ड्वार्फिज्म होता है, यानी कि जो छोटा कद रह जाता है, और इंक्रीज़ करने से बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ग्रोइंग एज के बाद हमारे पास ये ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो तो एक्रोमेगैली हो जाती है, जिसमें हमारे पास लार्ज हो जाते हैं हैंड या फीट्स। ठीक है, और फिर हमारे पास पोस्टीरियर लोब आता है जिसमें हमारे पास हार्मोन रिलीज़ होते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे पास कंट्रैक्शन जो होती है मदर में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसको स्टिमुलेट करता है, और वेसोप्रेसिन जो है वो रेट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है कि हमारे पास अगर हमारे बॉडी फ्लूइड जो है उनमें वाटर कम हो तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वेसोप्रेसिन सिक्रीट करता है, और ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नेफ्रॉन से ब्लड में हो जाती है वाटर की, और इस तरह जो बॉडी है वो वाटर को लेस अमाउंट में यूरिन फॉर्म करती है। फिर उसके बाद अगर बॉडी फ्लूइड जो है वो नॉर्मल वाटर से हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ नहीं होता, और फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें चाहिए होता है फिर नहीं होता, और जिसकी वजह से हमारे पास लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होता है नेफ्रॉन से, जिसकी वजह से हमें एक्सेसिव यूरिन होता है, और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है। और क्या होता है कि अगर हम देखें तो समर्स में क्या होता है कि हमारे पास स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है ब्लड का लोअर हो जाता है, और फिर जो नेफ्रॉन है जो वेसोप्रेसिन है वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और नेफ्रॉन से वाटर रीअब्सॉर्ब करके हमारी ब्लड को देता है, जिसकी वजह से हमारे जो समर हैं इसमें यूरिन आउटपुट लो होता है। आगे हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ जाता है। थायराइड ग्लैंड में जो है हमारे पास सबसे बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें हमारे पास नेक रीजन में होता है लेरिंक्स के नीचे, यह जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, और हार्मोन जो रिलीज़ करता है वो थायरोक्सिन रिलीज़ करता है। अब ये क्यों होता है हमारे पास कि अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो तो हमारे पास ये हार्मोन रिलीज़ होता है। थायराइड ग्लैंड जो है अगर इनलार्ज हो जाए तो हमें गोइटर हो जाता है, अगर ओवर प्रोडक्शन थायरोक्सिन की हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और अगर कम हो तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और है थायराइड ग्लैंड जो कि एक और हार्मोन रिलीज़ करता है कैल्सिटोनिन। अगर ये जो हमारे पास कैल्शियम आयंस ब्लड में हैं उनको हमारे पास ब्लड से लेके बोन्स में डिपॉजिट करी जाता है ताकि हमारे बोन्स जो हैं वो मज़बूत हो जाएं, और ब्लड से हमारे पास कैल्शियम की कमी जो है कैल्शियम वो ख़त्म होता रहता है। फिर आगे हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड आ जाते हैं। ये 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, यानी कि बैक साइड पे थायराइड ग्लैंड के। इसमें जो हमारा हार्मोन हमारे पास रिलीज़ होता है वो पैराथॉर्मोन होता है। अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, लेस प्रोडक्शन हो जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। ये बोन से
जो कैल्शियम है उसको लेके ब्लड में ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमें एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है टेटनी। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये हमारे पास किडनी के ऊपर होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। इसमें जो हार्मोन हमारे पास रिलीज़ होता है एड्रेनलिन होता है या एपिनेफ्राइन भी इसको बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारे पास होता है, जो कि डील करता है हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन से। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, जो कि मेंटेन करता है सॉल्ट या वाटर की बैलेंस को। उसके अलावा जो हमारे पास हमने पहले पढ़ा था कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्राइन जो है वो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन को फियर हो, खौफ हो, कोई गुस्सा हो या एंजाइटी हो, या फिर उसकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड फ्लो जो है वो लिम्स की तरफ ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास ये ग्लैंड इस ग्लैंड से जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास आगे पेंक्रियाज आ जाते हैं। पेंक्रियाज में क्या होता है, ये हमारे पास 2 फंक्शन एक प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। जो हमारे पास कुछ पोर्शन है पेंक्रियाज के जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उन पोर्शन को हम लोग उनमें हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें हमारे पास हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन होते हैं। ग्लूकागॉन हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बैलेंस करता है यानी कम करता है। फिर क्या होता है, हमारा लीवर रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, जिसके रिज़ल्ट में हमारी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाती है। इसके रिज़ल्ट में इंसुलिन जो है वो लिवर ही इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज जो है ब्लड से वो कम हो जाता है और नॉर्मल कंसनट्रेशन पे आ जाता है। और अगर एक पर्सन के पेंक्रियाज जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन नहीं बना रहे, तो जो ग्लूकोज कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाएगी और हम कहेंगे कि उस पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हमारे पास वेट लॉस होगा, वीकनिंग होगी, मसल्स की टायर्डनेस उसको फील होगी, और जो है उसमें बैक्टीरिया या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके ज़रिए हम इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो पेशेंट जो है उसको क्योर किया जा सके। आगे हमारे पास गोनैड्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक टेस्टिस जो कि मेल ऑर्गन है और एक ओवरीज जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जिसमें टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन करती हैं, जो कि मेल सेक्स करैक्टर्स को डेवलप करने में मदद देता है, जैसे कि उनके हेयर्स हो गए फेस पे, या वॉइस जो है उनकी भारी हो जाती है, वो होता है। और ओवरीज जो हैं वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल सेक्रेटरी करैक्टर्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास वर्क हो रहा हो तो उसकी कंडीशंस को वापस नॉर्मल करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है। जैसे कि अब हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी कंसनट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। उसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पैरालिसिस है। पैरालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और नॉन मसल ग्रुप, यानी कि बॉडी जो है वर्क करना छोड़ देती है। बॉडी में कुछ ऑर्गन्स कुछ मसल्स जो हैं वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, जो कि क्यों होता है कि डैमेज हो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, तो उसकी वजह से हो सकता है। अभी किस वजह से होता है, या तो स्ट्रोक की वजह से होता है, यानी ब्लड वेसल ख़राब हो जाए, रप्चर हो जाए, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए। उसके अलावा हमारे पास जैसे पोलियो का वायरस हो जाता है कुछ लोगों को, तो उसमें जो पॉइज़न होता है जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसकी वजह से हो सकता है। फिर एपिलेप्सी हमारे पास आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास सीवियर अटैक्स आते हैं, यानी कि झटके लगते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर यंगर पीपल हों तो उनको जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से या डेवलपमेंटल कॉजेज़ की वजह से
ये होता है, झटके लगते हैं। और जो 40 ईयर से अबव होते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है किसी भी एज में। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा जो है डिस्चार्ज हो जाता है नर्व इम्पल्सेस का, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर होता है। या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाए नर्व इम्पल्सेस का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर अब इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन जो हैं वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं। जो पेशेंट है वो मेडिसिन ले अगर डेली तौर पर, तो फिर वो इससे बच सकता है। और जिसको हम लोग एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कॉन्वुलेंट ड्रग्स बोलते हैं, वो होती हैं। अब इस अटैक के दौरान अगर हमें पेशेंट के माउथ में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी ही टंग को खुद ही काट ले, जिसकी वजह से उसकी टंग जो है वो ख़राब हो जाए, या उस पर कट आ जाए, या फिर वो दांत लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है।